नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही, ट्राई कर रही हैं लेकिन गर्भ नहीं ठहर रहा तो क्या किया जाए। लाइफस्टाइल पर बात हुई, स्ट्रेस ना ले इस पर बात हुई, वेट कंट्रोल करें इस पर भी बात हुई। लेकिन उसके बावजूद भी अगर दिक्कत जाती है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। और अगर डॉक्टर्स आपको कुछ टेक्निक्स बता रहे हैं, आज उन्हीं पर बात करेंगे। हमारे साथ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर लवलीन सोढी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर लवलीन हमारे इस शो में। और इससे पहले की वीडियो में डॉक्टर लवलीन हमने आप ही से बात की थी कि अगर कंसीव नहीं कर पा रहे तो क्या करना चाहिए। आपने कहा कि लाइफस्टाइल सुधारें, वज़न कंट्रोल करें, स्ट्रेस से दूर रहे। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर कंसीव नहीं कर पाते तो डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर के पास जाने के बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही तो शायद ये टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। बट आज तो ये जानेंगे कि ये टेक्निक्स हैं क्या, IUI, IVF, फ़र्क क्या है और कैसे इससे बच्चा होता है। सही है। तो थैंक यू राजेंद्र, आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो IUI है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, है ना। तो इसका मतलब कि जो है स्पर्म्स को, शुक्राणु को हम यूट्रस के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं। और IVF मतलब इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसका मतलब है कि शरीर के बाहर लेबॉर्ट्री में जो है पहले गर्भ धारण होता है, जो शुक्राणु और अंडा आपस में मिलके फ्यूज़ होके भ्रूण बनाते हैं, वो प्रोसीजर सारा शरीर के बाहर होता है। दैट मीन्स इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। तो दोनों ही टेक्निक्स बहुत अलग हैं। दोनों ही टेक्निक्स प्रेगनेंसी जिन कपल्स को नहीं हो पा रही है उनकी मदद के लिए हैं, लेकिन बहुत फ़र्क है। तो जो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन है वो एक तरह से एक नेचुरल प्रोसीजर है जिसको हम हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो प्रोसेस है नेचुरल कंसेप्शन का, मैं आपको अगर ये मॉडल के साथ समझाती हूँ तो इसमें ये है कि नेचुरल कंसेप्शन में जो है एग जो बनता है, 1 महीना राइट साइड की ओवरी में बनेगा, 1 महीना लेफ्ट साइड की बनेगा। फिर जब एग यहाँ से रिलीज़ होता है, जब छूटता है, तो ट्यूब के सामने फिंगर जैसी, उंगलियों जैसी प्रोसेसेस होती हैं। ये एग को आगे होके पकड़ लेती हैं और उठा के धकेल के धीरे धीरे यूट्रस की तरफ लेके जाती है। और जो नेचुरल कंसेप्शन होती है उसमें स्पर्म्स यहाँ पे वजिना में डिपॉजिट होते हैं और वो स्पर्म्स धीरे धीरे तैर के दोनों ट्यूब्स की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे पहले ट्यूब में कंसेप्शन होगी, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, जो स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे वो यहाँ पे ट्यूब में होगा और फिर ट्यूब उसको धीरे धीरे धकेल के यूट्रस की तरफ ले जाएगी और यहाँ पे प्रेगनेंसी जो है यूट्रस के अंदर अटैच होगी। तो IUI में हम क्या करते हैं, जो सीमेन लेके उसमें से स्पर्म्स को वॉश करके, जो अच्छे स्पर्म्स होते हैं और उनको ऐसे मीडियम में वॉश किया जाता है कि उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो उनको हम सीधा यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। तो एक तो स्पर्म्स का आधा रास्ता कट गया, दूसरा जिस मीडियम में स्पर्म्स को वॉश किया जाता है उससे उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी स्विम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ से स्पर्म्स आगे तक पहुँच जाएंगे। लेकिन जो नेचुरल प्रोसीजर एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन का है वो कुदरती तौर पे शरीर के अंदर ही होना है। वेयरएज जो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि किन हालात में आप IUI की सलाह देती हैं। हाँ, तो IUI एक तो उन कपल्स में जहाँ पे स्पर्म्स में कुछ वीकनेस है, स्पर्म्स का नंबर कम है, स्पर्म्स की एनर्जी कम है, वहाँ पे। दूसरा, जहाँ पे कई बार हमें कोई कारण समझ ही नहीं आ रहा, जिसको कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, तो उन केसेस में ज़्यादातर ये 2 कारण होते हैं। जहाँ पे माइल्ड मेल फैक्टर, अगर बहुत ज़्यादा स्पर्म्स में वीकनेस है तो IUI कोई काम नहीं कर पाएगा। और अगर उसमें फिर हमें IVF वाले टेक्निक्स, ICSI की टेक्निक करनी पड़ती है। तो माइल्ड अगर डिफेक्ट है सीमेन में, और या फिर कोई भी ऑब्वियस कारण नहीं नज़र आ रहा, जिसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, ज़्यादातर ये 2 कारणों में IUI किया जाता है। और IVF जो है वो उसमें ऐसा है कि एग बनने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं। जब एग्स, और हमारी कोशिश होती है कि काफ़ी सारे एग, 8, 10, 15 तक एग्स बनाए जाएं। फिर उस जो औरत को जिनका IVF हो रहा है उसको बेहोश किया जाता है। बेहोश करके सुई के रास्ते एग्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। लेबॉर्ट्री में एग्स और स्पर्म्स को फ्यूज़ करते हैं,
और जब वो भ्रूण तैयार हो जाते हैं फिर हम यहाँ पे यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। तो जो अंदर भ्रूण डालने वाला प्रोसीजर है वो कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। अगर ट्यूब्स किसी लेडी की ब्लॉक है तो फिर IUI तो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे तो ट्यूब ने तो यूट्रस के अंदर IUI के लिए एग को पहुँचाना है, तो वहाँ पे जो है केवल और केवल IVF की ही विधि अपनाई जा सकती है अगर वो ट्यूब्स नहीं खुल पाती हैं। या फिर किसी औरत के किसी कपल में हस्बैंड के स्पर्म्स जो है बहुत ही वीक हैं, अगर वो स्पर्म्स और एग्स को आप एक साथ इकट्ठा करके रख भी दोगे तो भी वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पे हमें IVF से भी और एडवांस्ड विधि को अपनाना पड़ता है जिसको कहते हैं ICSI। ICSI मीन्स इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जहाँ पे एक एक स्पर्म को पकड़ के एक एक इंजेक्शन एक एक एग के साथ इंजेक्शन के साथ फ्यूज़ किया जाता है। तो ये एडवांस्ड जो है तरीके डिपेंडिंग अपॉन क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अब सवाल ये है कि अब ये जितनी भी टेक्निक आप बता रही हैं इसमें वक्त कितना लगता है और क्या ये पेनफुल होती है? इसका भी तो डर होता है। देखो वक्त तो एक इट डिपेंड्स अपॉन कपल टू कपल, है ना। तो IUI का जो सक्सेस रेट है वो करीब 10% से 15% तक होता है, वो भी कम उम्र की लेडीज़ में, जो 25-30 साल की लेडीज़ में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है IVF IUI आप जो भी कोई विधि अपनाओ उनका सक्सेस कम होता रहता है, क्योंकि जो है एग का नंबर कम हो जाता है, एग की क्वालिटी भी कम हो जाती है उम्र के साथ। तो 35 साल तक पहुंचते पहुंचते ये सारी विधियां जो है कम सक्सेसफुल होती रहती हैं। 40 साल के बाद अक्सर ये विधियां कामयाब ही नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। उसके लिए फिर हमें और ऑप्शंस लेनी पड़ती है, जैसे कि अगर कोई औरत के एग्स बनने बंद हो गए हैं या एग की क्वालिटी बहुत कम हो गई है तो फिर एग हमें किसी और कम उम्र की औरत से डोनर एग्स लेके फिर IVF पर वो करना अपना पड़ता बच्चा है। तो नहीं हुआ? बायोलॉजिकली अपना नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा हो गया है कि शरीर में एग नहीं बन पाते तो यूट्रस बुरी खुद option महिला भी का नहीं होता है। है, यूट्रस महिला का हाँ होता जी। है, एग्स नहीं होते। हाँ जी, शुक्राणु भी उसके हस्बैंड के ही होंगे लेकिन एग्स नहीं होंगे, तो जेनेटिकली चाहे बेबी अपना नहीं है लेकिन 75% इसको कह सकते हैं कि कह सकते हैं बच्चा अपना ही है। हाँ हाँ। तो एक बच्चा अडॉप्ट करने की बजाय हमने केवल एक एग को अडॉप्ट किया है, उस तरह से हो जाता है। ये भी ठीक है पॉसिबल ना? है। हाँ, ये अलग टेक्निक है। ये अलग टेक्निक है, दैट इज IVF विद डोनर एग्स, कि जहाँ पे हमने एग्स जो है डोनेटेड ले लिए। ठीक है ना। इसी तरह से IUI जो है या IVF डोनर स्पर्म्स के साथ भी हो सकता है। जैसे कुछ कपल्स ऐसे होंगे जहाँ पे हस्बैंड के अंदर स्पर्म्स में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है या स्पर्म्स बनते ही नहीं है, तो फिर जब एग लेडी का बन के तैयार हो जाता है तो हम बैंक से डोनर स्पर्म्स जो है किसी और हेल्दी पुरुष से लिए हुए स्पर्म्स को यूट्रस में डाल सकते हैं। विकी डोनर हम देख चुके हैं। बिल्कुल सही, वैसे ही। उसी अच्छा, तरह के हैं। पेनफुल होने की बात किया, ये सारी प्रक्रिया बड़ी पेनफुल होती है? नहीं, पेन तो इसमें प्रैक्टिकली होती ही नहीं, सिर्फ इंजेक्शंस की पेन है, क्योंकि जो IVF में जो हम एग्स बाहर निकालते हैं शरीर में वो बेहोशी करके निकालते हैं, तो बेहोशी में तो कोई पेन होगी नहीं। तो इंजेक्शन ज़रूर होते हैं, ऑलमोस्ट 1 महीना भर कोई ना कोई इंजेक्शन लगता है, महीना भर नहीं तो 15-20 दिन तो ज़रूर इंजेक्शंस लगते हैं। तो इंजेक्शंस की पेन के अलावा और कोई खास पेन नहीं होती। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या महिला अगर IVF के ज़रिए या IUI के ज़रिए अगर प्रेग्नेंट होती है तो बेड रेस्ट में होती है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत कॉमन मिथ है, क्योंकि ऐसा अक्सर लोग सोचते हैं, बट प्रॉब्लम ये आती है कि जो कई बारी अगर यूट्रस के अंदर कुछ डिफेक्ट है, कोई रसौलियाँ हैं या कोई ऑलरेडी थोड़ा यूट्रस में प्रॉब्लम है या उस लेडी की जो है उम्र पहले ही ज़्यादा है, तो उन कारणों से थोड़ी सी कोई मिसकैरेज होने का डर बढ़ जाता है। तो वो उसमें IVF का या IUI का कसूर नहीं है, क्योंकि यूट्रस में या बॉडी में कुछ ऑलरेडी डिफेक्ट है, इसीलिए चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक बात जो मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को अक्सर कहती हूँ कि अगर आपकी शादी को 8 साल 10 साल हो गए हैं और नेचुरल भी कंसेप्शन होती है, वो भी तो उतनी ही प्रेशियस होगी, उसमें भी आप चांस तो नहीं लेंगे। तो IVF क्योंकि इतनी मेहनत से इतने सालों की इंतज़ार के बाद होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि यू हैव टू बी लिटिल एक्स्ट्रा केयरफुल, लेकिन बेड रेस्ट नहीं।
इवन कंसीव जब आईवीएफ किया जाता है, एम्ब्रियोज बना के यूट्रस के अंदर डाल दिए जाते हैं, तो बहुत सारी लेडीज़ कहेंगी हमने तो जी हमें बताया गया है करवट भी नहीं लेनी है, टॉयलेट भी नहीं जाना है, तो ऐसा गलत है। इनफैक्ट रिसर्च हैज़ शोन कि जो लोग बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट लेते हैं उनमें रिजल्ट कम आता है, रिजल्ट डाउन चला जाता है, क्योंकि जो नेचुरल शरीर के नॉर्मल अंदर अपना काम कर है, सकते हैं, हल्का फुल्का काम कर हाँ सकते जी, हैं, हाँ चल जी, फिर अपना सकते काम हैं, पे वॉक जा कर सकते सकते हैं। और वॉक कर सकते हैं, लेकिन ब्रिस्क वॉक नहीं, आराम से वॉक करो, बी एक्टिव, काम पे जा सकते हैं। एक आध बारी दिन में अगर सीढ़ियाँ भी चढ़ना है तो आराम पर आराम ये से सारा चढ़िए। डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। हेल्थ कैसी है, तो थोड़ा केयरफुल तो आप रहेंगे, दौड़ दौड़ के ऊपर नीचे घर में अगर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगे, लेकिन आराम आराम से दिन में 2-4 बारी चढ़ गए तो कोई पूरी प्रॉब्लम ये नहीं जो है। टेक्निक्स आपने बताई, पूरी प्रक्रिया में टाइम कितना लगता है आईयूआई में, देखो, और उसके बाद आईवीएफ में, मतलब प्रेग्नेंट होने में कितना वक्त लग देखो जाता है? आईवीएफ का जो टिपिकली साइकिल है वो 1-1.5 महीने में, क्योंकि पहले हमें प्लानिंग भी करनी है, सारा स्टडी करना है, यूट्रस ठीक है, यूट्रस की लाइनिंग ठीक है, एग्स कैसे बनते हैं, स्पर्म्स में कोई और प्रॉब्लम इसमें नहीं है, 1-1.5 महीना है ना? लग जाता है। हाँ, 1-1.5 महीना लग जाता है। और 1-1.5 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में आज की डेट में आईवीएफ के सक्सेस रेट बहुत अच्छे हैं। तो हम मैं इसी सवाल पर आ रही थी। 50% से 60% तक एक अटेम्प्ट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो 1-1.5 महीने के ट्रीटमेंट पे 50 से 60% तक एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी होगी। मैं इसी पर आ रही थी कि सक्सेस रेट कितना है। जी, तो अब यंग कपल है जिसमें सिर्फ सपोज ट्यूब्स की प्रॉब्लम है, बाकी यूट्रस भी हेल्दी है, स्पर्म्स भी हेल्दी है, तो सक्सेस रेट कैन गो इवन हायर देन दिस, लिटिल 70%, 80%। या फिर अगर सब कुछ ठीक है, सिर्फ एग्स कमज़ोर पड़ गए हैं, हम डोनर एग्स ले लेते हैं, या स्पर्म्स की प्रॉब्लम है, डोनर स्पर्म्स ले ले, तो अच्छा रिजल्ट आ जाता है। वेरेज अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स हैं, एडिनोमायोसिस है, उम्र ज़्यादा है, तो फिर ये रिजल्ट कई बार हम लोग सिर्फ 15-20% भी बताते हैं। अब आखिरी सवाल ये कि क्या इसको आम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इस टेक्निक को? खर्चा क्या बहुत ज़्यादा होता है? खर्चा है तो काफ़ी है, लेकिन आजकल ऑप्शंस बहुत सारी हो गई हैं, क्योंकि मैं जो है 15 साल से आईवीएफ कर रही हूँ, और 15 साल से मैं ये कह सकती हूँ करीब 1.5 गुना कॉस्ट बढ़ी होगी 15 साल में। लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है, 1.5 गुना तो नहीं बढ़ी है ना, कई गुना बढ़ गई है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो समय के साथ ये विधि अफोर्डेबल ज़्यादा हो गई है, काफ़ी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज अनफॉर्चुनेटली इसको नहीं फाइनेंस करती है, लेकिन कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज आजकल पेशेंट्स को हेल्प करना शुरू हुई है, जिसमें वो करीब करीब 1 लाख या 1.25 लाख का पेशेंट को लोन दे देते हैं। तो एक सवाल लोन और लेने से उनका अफोर्डेबल। एक सवाल और जहन में आ रहा है कि जब आते हैं आपके पास ऐसी महिलाएं अपने हस्बैंड के साथ आती हैं, झिझक होती है उनमें? बहुत झिझक होती है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे कपल्स के मन में ये होता है कि शायद आईवीएफ से जो प्रेगनेंसी होगी, पता नहीं उसमें हमारे शुक्राणु होंगे, पता नहीं हमारे स्पर्म्स मिक्स तो नहीं हो जाते, मिक्स गुड न्यूज़ जैसे? गुड नहीं होते नहीं है, क्योंकि बहुत केयरफुली है ना, एक कदम कदम पे, पैर पैर पे इस चीज़ के लिए प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन होती है, जो क्लिनिशियन है, डॉक्टर है, साथ में एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, स्टाफ है, सब लोग उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे गड़बड़ नहीं हो रही हो। तो इसीलिए वो गुड न्यूज़ वाली प्रॉब्लम नहीं आती है, उसके लिए सारे प्रिकॉशंस जरूर लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लवलीन इस इन्फॉर्मेशन के लिए। और मुझे लगता है कि जो महिलाएं या जो पुरुष भी अभी तक झिझक रहे होंगे किसी वजह से डॉक्टर के पास जाने में, वो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे, और निराश होने की, नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत सारे रास्ते हैं कि आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। और एक बार फिर से गुजारिश करूंगी कि अगर आपने अभी तक सेहतनामा विद राजेंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि और भी तमाम अहम विषयों पर हम स्पेशलिस्ट माहिर डॉक्टर्स के साथ बातचीत करते रहेंगे। शुक्रिया।